बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर सेकंड, जो कि आपका सेकंड बुक का है स्वतंत्रता है। इसे आप फ्रीडम भी कह सकते हैं या फिर लिबर्टी भी कह सकते हैं। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो हम करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, और वो प्रश्न हम देखेंगे जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझा दिए जाएंगे और इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से है कि स्वतंत्रता जो है इसका अर्थ समझाते हुए आपको इस पर प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं और इसके स्रोत क्या होते हैं इसका वर्णन कीजिए। यानी कि देखिए तीन क्वेश्चन है आपके। एक तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं और इसके स्रोत क्या है। तो सबसे पहले हम उत्तर लिखेंगे कि स्वतंत्रता जो आखिर होती क्या है। तो देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि चाहे स्वतंत्रता हो, समानता हो, न्याय हो, जब आप किसी की परिभाषा लिखेंगे तो एक लाइन आप हमेशा लिखेंगे, ये वाली क्या लाइन लिखेंगे कि स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय ये सभी ऐसे विषय होते हैं जिनकी अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग विचारधाराएं दी गई हैं। ठीक है, तो सामान्य अर्थ में आजादी का अर्थ होता है, मतलब स्वतंत्रता का अर्थ होता है आजादी। यानी कि आजादी का मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, वो संपूर्ण रूप से आजाद है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण नहीं होगा, उस पर दबाव नहीं होगा और बिना किसी पर निर्भर हुए वह निर्णय ले सकेगा, ठीक है, वो स्वतंत्र है। हाँ, तब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र माना जाएगा। तो स्वतंत्रता के अर्थ को आप इस संदर्भ में भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति को जो चाहे सो करे, यानी कि व्यक्ति जो है जो चाहे सो कर सकता है, उसका अधिकार उसे मिल जाता है। तो ये स्वतंत्रता की एक आम परिभाषा है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अर्थ आपको समझ में आ गया। आप समझिए कि इस पर प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं। तो स्वतंत्रता है जिसका अर्थ आजादी होता है, इसलिए यहाँ पर स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि उस पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं हो। लेकिन यहाँ पे ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उस पर प्रतिबंध बिल्कुल ही नहीं होंगे, प्रतिबंध होंगे लेकिन उचित होंगे। तो वो क्यों लगाए जाते हैं ये समझिए। तो सबसे पहला है कि दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति की, यानी कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा, इस ए व्यक्ति के द्वारा बी व्यक्ति के अधिकारों का यदि उल्लंघन हो रहा है तो हम उसकी स्वतंत्रता है, इस ए बंदे की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। टकराव की स्थिति, यानी कि दोनों जो है वो आपस में कहीं लड़ ना जाए, लड़ भिड़ ना जाए, ठीक है, तो उसकी स्थिति को रोकने के लिए। समाज में जितने भी संसाधन हैं, ठीक है, उन संसाधनों को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जिनको इनकी जरूरत है और इसका उचित बंटवारा करने के लिए हमें प्रतिबंध की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब संसाधन के बंटवारे की बात आती है तो जो अमीर वर्ग होता है, ठीक है, जो रिच वर्ग होता है, वो क्या करता है, सारे संसाधन अपने हित में कर लेता है। तो इसलिए क्या है कि हमें उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा के जो संसाधन है वो उचित बांटने होंगे, ठीक है, ताकि सार्वजनिक कल्याण किया जा सके। मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने व जीवन जीने के अपेक्षित तरीकों को विकसित करने के लिए जितने भी लोग हैं समाज में, वो अपनी संस्कृति को अपनाकर अपना अलग तरीके से जीवन को विकसित कर सकते हैं। तो अगर उसमें कोई बाधा डालता है तो उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हिंसा और विवादों को नियंत्रित, यानी कि चाहे अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे हिंसा भड़कने वाली है, ठीक है, तो ऐसे में आप वहाँ उन लोगों की जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाना, चालान करते समय सड़क पर क्रोध निकालना, पार्किंग करते समय क्रोध निकालना, जमीन इत्यादि आदि जो मामले होते हैं उनसे लड़ते हैं जब आप, तो आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध इस तरह से लगाया जा सकता है। फिर बात आती है कि स्रोत क्या है। तो स्रोत देखिए दो तीन तरह के होते हैं, दो तीन तरह के। एक है बलपूर्वक, यानी कोई जिसके अंदर अधिक ताकत है वो अपने कमजोर वर्ग के ऊपर जो लोग है उस पर दबाव बना लेगा। हाँ, कई बार हो सकता है कि सरकारी कानून के द्वारा व्यक्ति पर दबाव बनाया जा सकता है। और कई बार तो जो समाज है और समाज जो मतलब समाज में उच्च वर्ग है वो निम्न वर्ग पर दबाव बना लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आर्थिक असमानता, यानी कि अमीर और गरीब, इस तरह से प्रतिबंध लगे जाते हैं। अब देखिए सामाजिक में आप लिख देंगे कि जैसे दक्षिण अफ्रीका था, तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था थी जो कि सामाजिक असमानता के यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, सामाजिक असमानता यानी कि जाति प्रथा पर प्रतिबंधित हो सकता था, लेकिन वहां पे ऐसा हुआ नहीं था। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, प्रतिबंध क्यों आवश्यक है और इसके स्रोत क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिए इसे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, व्हाई आर द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड एंड डिस्क्राइब इट्स सोर्स। तो सबसे पहले तो आंसर मीनिंग ऑफ फ्रीडम या फिर मीनिंग ऑफ लिबर्टी। देन लिखेंगे आप फ्रीडम विच मीन्स फ्रीडम, सो हियर फ्रीडम मीन्स
absence of external restrictions on the individual but restriction is also necessary। ठीक है, तो वो क्यों नेसेसरी हैं ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख देंगे। देन उसके बाद फॉलोइंग आर दी सोर्सेस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम, तो क्या क्या सोर्स हैं रिस्ट्रिक्शंस के वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में पूछा गया है स्वतंत्रता के प्रति जो विचार है महात्मा गांधी, तिलक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो उनके क्या क्या विचार है इसे हम समझते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं महात्मा गांधी के। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ये जो थे इन्होंने स्वराज, इनकी पुस्तक है स्वराज, इन्होंने उसी स्वराज पुस्तक जो है उसका नाम इसलिए रखा क्योंकि यहाँ इन्होंने दो शब्दों को शामिल किया था। एक तो स्वयं, स्वयं यानी कि अपना खुद पर, राज यानी कि नियम, यानी कि स्वयं के नियम ही व्यक्ति के लिए उसकी स्वतंत्रता है। महात्मा गांधी जी ने अपने लिखी हुई पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में, जहां पर उन्होंने कहा था कि जब हम खुद पर शासन करना सीख जाएंगे तो वह स्वराज है। ये उनकी स्वतंत्रता का एक परिभाषा है। स्वराज जो है इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल गई, बल्कि व्यक्ति का जो आत्मसम्मान है, उसकी जो जिम्मेदारी है, ठीक है, उसका जो अमानवीकरण संस्थानों से आत्मा प्राप्ति का जो मार्ग है, वो जब तक नहीं होगा तब तक एक पूर्ण स्वतंत्र व्यक्ति को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये समझ गए। अब फिर जो देखिए तिलक के विचार मैंने लिखे तो नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने क्या कहा था। तिलक जी जो है वो ये कहते हैं कि जो स्वराज है यानी कि मेरा खुद पर नियम शासन करना, ये मेरा खुद का अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कहा था तिलक जी ने। ठीक है, तो तिलक ने क्या कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, सिंपल सा। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के प्रति नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार। तो नेताजी क्या कहते थे सुभाष चंद्र बोस, इनका कहना था स्वतंत्रता जो है उससे मेरा मतलब ये है कि सर्वांगीण स्वतंत्रता, यानी कि ऐसी स्वतंत्रता जो व्यक्ति के साथ साथ समाज को भी मिली हो। अमीरों को अगर मिली है तो गरीबों को भी मिली हो, पुरुषों को मिली है तो महिलाओं को भी मिली हो, सभी व्यक्तियों को मिली है तो सभी वर्गों को भी मिली हो। यानी कि स्वतंत्रता जो है वो समाज में प्रत्येक व्यक्ति को मिली होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ जो स्वतंत्रता है वो न केवल राजनीतिक बंधन से मुक्त, बल्कि धन के समान वितरण, जाति जाति बाधाओं को खत्म करने और सामाजिक अपराधों और सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता को विनाश का तात्पर्य यहाँ पे बताया गया। यानी कि ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने कहा है कि जो स्वतंत्रता है वो सभी समाज में सभी वर्गों के लोगों को मिलनी चाहिए, साथ ही साथ ये राजनीतिक बंधन मुक्त हो। ठीक है, जिससे क्या होगा, धन का समान वितरण हो सकेगा, जाति बाधाएं जो है वो खत्म की जा सकेंगी, सामाजिक जो अपराध है, जो सांप्रदायिकता है और धार्मिक असहिष्णुता जो है उसका विनाश किया जा सकेगा। इसके द्वारा, स्वतंत्रता के द्वारा। तो महात्मा गांधी जी के विचार, तिलक के विचार और सुभाष चंद्र बोस के विचार। अब आ जाते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन है इंग्लिश में, व्हाट आर द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी, तिलक एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस रिगार्डिंग द फ्रीडम। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे महात्मा गांधी जी के थॉट्स रिगार्डिंग फ्रीडम। देन उसके बाद लिख देंगे आप फॉलोइंग द व्यूज ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस टुवर्ड्स फ्रीडम। ठीक है, महात्मा गांधी, तिलक की मैंने आपको बता ही दी थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो 6 मार्क्स का ये प्रश्न है, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्या प्रश्न है ये वाला। देखो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। तो देखो भाई, ये जो है वो व्यक्ति की एक मौलिक आवश्यकता है, यानी कि व्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक स्वतंत्रता है। ठीक है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही एक प्रजातंत्र को, एक लोकतंत्र को सफल बनाती है। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि एक पुरुष या एक स्त्री को स्वयं को अभिव्यक्त करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। अब वो खुद को व्यक्त कैसे कर सकता है? लिख के कर सकता है, अपने कार्यों के द्वारा कर सकता है, चित्रकारी करके कर सकता है, बोल के कर सकता है, या फिर कला के द्वारा अपनी जो पूर्ण स्वतंत्रता है उसको उपयोग करके अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है। अभिव्यक्ति के मामले में इसे गैर हस्तक्षेप के न्यूनतम क्षेत्र, यानी कि राज्य जो है वो लोगों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिबंध की। तो प्रतिबंध देखो, जब आपको आदत पड़ जाएगी ना एक बार प्रतिबंध लगाने की, तो वो समाज के लिए काफी खराब होगा। तो वही चीज बताई गई है कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध तो आसान होता है। क्यों? क्योंकि उस समय के जो आपातकालीन जो उस समय जो
विपत्तियां फैली होती है, जो समस्या होती है उसका तो आपको उसको तो पूरा कर देगा, उसको सॉल्व कर देगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी आदत पड़ती जाएगी, ठीक है, यानी कि प्रतिबंध लगाने की आदत विकसित होती जाएगी, तो स्वतंत्रता जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी। इसलिए हमेशा हमें प्रतिबंध लगाने नहीं चाहिए, बल्कि उसका जो निदान है वो बातचीत करके सॉल्व करना चाहिए। अब समझिए यहाँ पे कुछ आधार, ठीक है। तो संविधान जो है वो कई अनुच्छेदों में प्रतिबंधित जो प्रतिबंधों से संबंधित जो तथ्य है वो हमें बताता है कि हम कब कब किस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो देखो भाई, संविधान के चौथे स्तंभ के रूप में किसे माना जाता है? मीडिया को, जो संसद अथवा विधानमंडल की कार्यवाही को प्रकाशित करता है और जनता तक पहुंचाता है। लेकिन मीडिया पर प्रतिबंध जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये किसी अश्लील या फिर किसी विघटनकारी जो बातें हैं उनको जनता तक ना पहुंचाए। अब देखिए, कई आधार होते हैं जिन पर एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर व्यक्ति जो है वो देश की संप्रभुता यानी कि देश के बारे में कुछ गलत कहता है, देश को अंदर से तोड़ने की बात कहता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। शिष्टाचार या सदाचार यानी कि ऐसे जो आदतें होती हैं बच्चों, छोटे छोटे बच्चों की, और जो देश के प्रति लोगों का नजरिया है, अगर उसको आप खराब कहते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं, तो भी आप पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। राज्य की सुरक्षा यानी कि जो राज्य की सुरक्षा है और विदेशी राज्यों के साथ जो महत्वपूर्ण संबंध होते हैं, अगर आप उसके बारे में भी गलत बोल देते हो या फिर अफवाहें फैलाते हो, तो आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था न्यायालय अवमानना के आधार पर, यानी कि यदि आप लोकतंत्र व्यवस्था के खिलाफ जाते हैं, न्यायालय ने कोई फैसला सुनाया है उसके खिलाफ जाते हैं, तो भी आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। अब बात करें इसके एक उदाहरण की, तो उदाहरण देखेंगे, एक सिंपल सा उदाहरण है, फिल्म निर्माता दीपा मेहता, ठीक है। फिल्म निर्माता दीपा मेहता ये क्या करना चाहती थी? ये काशी में विविधताओं पर एक फिल्म बनाना चाहती थी। कैसी फिल्म? ये फिल्म जो थी वो काशी में बहुत सारी विविधताएं, जाति प्रथा, उसको खोजना चाहते थे। लेकिन राजनीति के कुछ लोगों के द्वारा इसके निर्माण व प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों लगाया गया था? क्योंकि इनको लगता था कि इस फिल्म में भारत को बुरी तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, और ये जो फिल्म है वो विदेशी दर्शकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है। इससे प्राचीन जो हमारी काशी नगरी है उसकी काफी बदनामी होगी, इसलिए इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं। तो थर्ड आपको समझ में आ गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं इस पर, और एक उदाहरण। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से कि व्हाट इज मीन बाय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? What is your opinion? Would be reasonable restrictions on the freedom? Explain with example. तो सबसे पहले meaning of freedom expression, restrictions on freedom, then facts related. The restrictions have been presented in many articles of the Constitution. Your freedom of expression is curtailed of many grounds. के बाद एग्जाम्पल फिल्म का दीपा मेहता। समझ में आ गया आप सभी को? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हानि सिद्धांत का वर्णन कीजिए, यानी कि जो हानि सिद्धांत है वो क्या है, इसे आपको समझाना है। तो देखो, जो जॉन स्टुअर्ट मिल, यानी कि आप जैसे जेम्स मिल भी कह सकते हैं, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने इनका एक निबंध है जिसे कहते हैं ऑन लिबर्टी। तो ऑन लिबर्टी, इस निबंध में उन्होंने स्वतंत्रता के ऊपर जो राजनीतिक विचार विमर्श होते हैं उसको लिखा है, और उसी को कहा गया है हानि का सिद्धांत, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल सी भाषा हो गई। अब इसको समझिए पूरे अच्छे तरीके से। तो देखो कैसे समझेंगे इसे। देखिए यहां से लिखना शुरू करेंगे कि हानि सिद्धांत ये है कि किसी के कार्य को यदि वो व्यक्ति कार्य करता है तो उसकी स्वतंत्रता में व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से हस्तक्षेप यदि किया जाता है, तो उसका इकलौता लक्ष्य है आत्मरक्षा। यानी कि अब देखिए, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। ये एक व्यक्ति है ए, ठीक है, यहाँ पे नहीं ऊपर समझाता हूँ। देखिए, ये एक व्यक्ति है ए और ये है एक व्यक्ति बी। तो इसके द्वारा कोई यदि कार्य किया जा रहा है और इस पर उसका बी बंदे पर गलत प्रभाव पड़ता है, ठीक है, रॉन्ग प्रभाव पड़ता है, तो क्या होगा कि इसके जो स्वतंत्रता होगी ए व्यक्ति की, इसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है उसकी इच्छा के खिलाफ। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसका एक ही उद्देश्य होता है, दूसरे व्यक्ति को उसकी द्वारा किए गए कार्य की जो हानि है उससे बचाया जाए। जेम्स मिल जो है वो हानि के सिद्धांत को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप के लिए अकेला प्रभावी कार्य के रूप में
स्वीकार किया है। अब देखिए इन्होंने अंतर स्पष्ट किया है। कैसा अंतर? एक तो स्व संबंध कार्य और एक पद संबंध कार्य। तो स्व संबंध जिसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़े, यानी कि ये जो ए बंदा कार्य करता है इसका प्रभाव सिर्फ इसी पे पड़े। पद संबंध कार्य इस ए व्यक्ति के द्वारा किए कार्य के जो प्रभाव है वो बाकी लोगों पर भी पड़ते हैं, तो इसे हम पद संबंध कार्य कह देते हैं। ठीक है। राज्य जो है वो यदि किसी व्यक्ति के कार्यों में उसकी इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाता है तो उसका उद्देश्य क्या है? दूसरे व्यक्ति को हानि से बचाना। यदि स्वतंत्रता पर हमें प्रतिबंध लगाना है, यानी कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उस पर अगर आपको प्रतिबंध लगाना है तो हमें यह दर्शाना होगा कि उससे होने वाली जो हानि है वो काफी गंभीर है। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि किसी बहुमंजिले मकान में, यानी कि मान लीजिए ये 3 माले का एक घर है, ठीक है, घर नहीं, एक यहाँ पे किराएदार रहते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया ये 4 कमरे हैं एक फ्लोर पे, इस तरह से। अब कोई ये एक बीच का बंदा है, ठीक है, ये यहाँ पे बंदा, ये क्या करता है? संगीत तेज आवाज में बजाता है, ठीक है, जिसकी वजह से अन्य लोगों को परेशानी होती है। तो इस स्थिति में लोगों को एक छोटा सा समूह, यानी कि एक लोग जो है एक छोटा सा समूह बना के इससे फैसले का हल निकाल सकते हैं। इसके लिए किसी व्यक्ति को पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो हानि का सिद्धांत भी यही कहता है कि यदि हमें स्वतंत्रता पर हानि के सिद्धांत का उपयोग करके यदि प्रतिबंध लगाना है तो होने वाली जो हानि है वो क्या होनी चाहिए? गंभीर होनी चाहिए। ठीक है। तो हानि सिद्धांत क्या, इसका वर्णन कीजिए, समझ में आ गया आप सभी को? क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब द लॉस प्रिंसिपल। तो लॉस प्रिंसिपल क्या है और इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ से आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता के आयामों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आयाम पूछ लेगा या फिर ऐसे पूछेगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता तथा सकारात्मक स्वतंत्रता जो है इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो अंतर क्या स्पष्ट करेंगे? सबसे पहले जानते हैं हम सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। तो क्या होती है सकारात्मक स्वतंत्रता? देखिए, तो देखो सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है, इसे ऐसे समझ लेंगे, इस स्वतंत्रता का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से, यानी कि प्रकृति और स्थिति से, इसको हम एक बार जोड़ के देख लेते हैं। कैसे? देखो, व्यक्ति क्या होता है? एक पुष्प की तरह होता है। मिट्टी उसे उपजाऊपन देती है, सूरज उसे रोशनी देता है, और जो पानी है जब उसे पर्याप्त मिलता है और नियमित उसे देखभाल मिलती है तभी एक पुष्प जो है वो खिलता है। तो इसी तरह से सकारात्मक स्वतंत्रता है कि इसके अंतर्गत राज्य को अधिक से अधिक कार्य देने के पक्ष में, यानी कि जो राज्य है वो व्यक्ति लोगों को अधिक से अधिक कार्य दे, अवसर प्रदान करे ताकि वो अपना विकास कर सकें। इसके अनुसार व्यक्तियों पर नियंत्रण नहीं होता, बल्कि राज्य जो है वो व्यक्तियों के विकास के लिए उन्हें उचित परिस्थितियां, उचित अवसर प्रदान करता है। ठीक है, व्यक्तियों के पास अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु भौतिक संसाधन उपलब्ध होने चाहिए जो कि राज्य के द्वारा उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ उन सामाजिक परिस्थितियों का विद्यमान होना है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती है। व्यक्ति की बुद्धि विवेक विकास के लिए शिक्षा, अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी और अन्य जो अवसर हैं वो व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए, जो कि कौन पहुंचाएगा? सिर्फ और सिर्फ राज्य पहुंचा सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया सकारात्मक स्वतंत्रता किसे कहते हैं। बात आ जाती है नकारात्मक की। तो सकारात्मक का सीधा उलट कर देंगे नकारात्मक। इसमें देखिए क्या हो जाएगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय ये होगा कि मनुष्य पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन ना हो, ठीक है, वो मुक्त हो, यानी कि मनुष्य जो है वो पूर्ण रूप से क्या हो? स्वतंत्र हो। ठीक है, वो जो भी कार्य करे या किसी भी प्रकार का कार्य करे उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे होना है बल्कि होना नहीं चाहिए। उसके बाद मनुष्य को अपने अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं राज्य जो है वो लोगों की जो स्वतंत्रता है उसमें कम से कम हस्तक्षेप करे। ठीक है, मनुष्य पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण ना रखे। वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए ताकि वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से अपना विकास कर सके। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि समाज हित के लिए सामाजिक नियमों तथा आचरणों के द्वारा नियंत्रित रहकर व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का यहाँ पर जो है वो अवसर की स्वतंत्रता भी यहाँ पे दी जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है।
तो सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, नकारात्मक क्या है, समझ में आ गया होगा। आप समझिए इसे इंग्लिश में, डिस्क्राइब द डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन नेगेटिव फ्रीडम एंड पॉजिटिव फ्रीडम, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। तो सबसे पहले पॉजिटिव फ्रीडम क्या है, देन नेगेटिव फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको। चलिए सभी क्वेश्चन आंसर आपको दोबारा से दिखाते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ, प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों पड़ती है, प्रतिबंध के क्या स्रोत है, ठीक है, मीनिंग ऑफ फ्रीडम, व्हाई वी नीड रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम एंड सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम। सेकंड क्वेश्चन, स्वतंत्रता के प्रति महात्मा गांधी जी के विचार और तिलक के विचार, सुभाष चंद्र बोस के विचार। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता किसे कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है, इस और जो कुछ कैसे उदाहरण जो है कब लगाया जा सकता है वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है इंग्लिश में मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम, योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज कोलेटरल ऑन मैनी ग्राउंड्स। देन एग्जांपल, हानि का सिद्धांत, लूज प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता के आयाम, सकारात्मक, नकारात्मक, पॉजिटिव फ्रीडम एंड नेगेटिव फ्रीडम। तो इस तरह से बच्चों आज की हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल में पहली बार आ गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।